Now let us see your Newton's second law of motion. But before it, second law of motion. But before this, you have to study one thing. What you have to study? We have to see momentum. What is it? देखिए मोमेंटम होता क्या है. मोमेंटम का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, यानी इट इज प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब ये क्योंकि प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से. तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी. एम क्या है यहाँ पर, मास है. वी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी है. किसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की जिसका मास है. पी क्या है, मोमेंटम है. क्या है, स्केलर है, वेक्टर है. देखो ये स्केलर, मास तो स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर. तो ये वेक्टर, क्योंकि स्केलर इंटू वेक्टर विल गिव यू वेक्टर. ध्यान रखिएगा. तो लिखना इट इज वेक्टर क्वांटिटी. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन कर लो. मोमेंटम, हेडिंग डालो मोमेंटम. इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. इट्स यूनिट क्या नजर आ रही है आपको, मास की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की, ठीक है, ऐसा यूनिट. अब देखो ये है क्या चीज. इसके लिए हमें क्या करना है, इसको समझने से पहले आप देखो जरा. एक कोई ये बॉक्स है, ये चला आ रहा है, इसका मास, और एक ये ट्रक है, ये चला रहा है. इसका मास डेफिनेटली, इसका मास बहुत कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ट्रक है. इसकी कोई वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी आप मान लीजिए v है, इसकी भी कोई वेलोसिटी होगी. अब ये मास बहुत कम है, तो आप मुझे बताओ इसमें दोनों में आप सामने खड़े हैं, किसको रोक पाएंगे आप. इसको देखकर तो आप भागेंगे, तुरंत भागेंगे, रोकने की सोचेंगे भी नहीं. अब आप कहेंगे सर ये कम वेलोसिटी से आ रहा हो, भले मैं तो कह रहा हूँ जरा सा भी चल रहा होगा ना तो आप नहीं रोक पाओगे इसको. और इसको आप रोक दोगे हाथ से, ठीक है, ताकत से आप इसको रोक सकते हो. ये बहुत छोटा सा मैच, अब इसको मैच बॉक्स समझ लो. ये आपकी माचिस है, मैच बॉक्स है, इसको आप आसानी से रोक सकते हो. तो देखो एक मिनट मेरी बात. अभी हमने पढ़ा है मोमेंटम, यानी एम इंटू वी का डायरेक्ट रिलेशन फोर्स से है कि नहीं. तो हम एम इंटू वी से फोर्स निकाल सकते हैं. तो इसलिए मोमेंटम को पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है. तो फोर्स कैसे निकालें, ये अभी सोचने की बात है. अभी तो सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि जो कुछ चीज़ें हल्की होती हैं उनके ऊपर फोर्स बहुत कम लगानी पड़ेगी आपको, चलाने में भी एज वेल एज इसको रोकने में भी. फोर्स टू मूव और टू स्टॉप. किसको, फोर्स टू मूव और टू स्टॉप, किसको चलाने में, लाइटर ऑब्जेक्ट को. तो लाइटर ऑब्जेक्ट्स के लिए फोर्स इज लेस. फोर्स टू मूव और टू स्टॉप फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट इज स्मॉल. आपको कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी. करेक्ट. इसी प्रकार से अगर आप कोई एक बड़ा स्टोन गिराते हैं, नीचे एक बच्चा कैच करने को खड़ा हुआ है, तो इसको भी कैच करना चाह रहा है, तो ये भारी स्टोन को कैच करने में ज़्यादा दिक्कत होगी इसको. क्यों, इसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. समझ में आ रही बात. क्योंकि अभी हमने देखा है कि मोमेंटम का फोर्स लग सकती है, कैसे लगती है अभी देखना बाकी है. तो ये तो भारी को देख लिया हमने, मोमेंटम में एम वाली चीज़ को हमने कंसिडर कर लिया, मास को. अब जरा वेलोसिटी को भी देख लिया. मोमेंटम में मास को देखा ना, हल्की चीज़ के लिए कम फोर्स, ज़्यादा चीज़ के लिए ज़्यादा फोर्स. अब देखो जरा मोमेंटम में जरा वी को देखते हैं. वी वेलोसिटी को, वेलोसिटी का क्या फर्क पड़ता है. अगर आपके पास में एक ये बुलेट है, गोली है, और ये
बंदूक से निकलती है, एक पिस्टल से आपने निकाली, तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, करेक्ट। जबकि एक पत्थर है, सेम मास का पत्थर ले लो, इन दोनों का मास कैसा है, सेम, और इसको आप फेंको बाई हैंड्स। बाई हैंड्स में क्या होगा, बाई हैंड्स में डेफिनेटली वी जो है इसकी वेरी स्मॉल होगी इसके कंपैरिजन में, है ना, आप इतना तेज़ नहीं फेंक पाएंगे। तो अब मुझे बताओ, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो कौन फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा लगा पाएगा, ये लगा पाएगा या ये लगा लेगा इसके ऊपर, ये हो सकता है इसको हाथ से ही रोक दे, तो इसकी फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जबकि ये जो व्यक्ति है, इस पर कितना भी फोर्स लगा ले, ये इसमें रोक नहीं पाएगा, ये अंदर इसके टिश्यूज़ में घुस जाएगी, बॉडी सेल्स में, मतलब इसको डैमेज करने वाली है। तो इसका मतलब हमने देखा वेलोसिटी का भी फर्क पड़ रहा है फोर्स के ऊपर, दो चीज़ देख ली, तो वेलोसिटी का भी इसके ऊपर फर्क है। मास देखा था हमने, अभी वेलोसिटी भी देख ली हमने, ठीक है। अब जरा एक और चीज़ देखते हैं, क्या टाइम का फर्क पड़ता है क्या। टाइम मीन्स कितनी देर के लिए हम, देखो जरा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जब आपकी समझ में आएगा। एक क्रिकेट की बॉल आ रही है, या फिर इसी एग्जांपल को लो, इसमें ये हैवी मास था और ये लाइटर मास था। अब हैवी मास में हमने क्या किया, ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, इसको इसने कैच किया। अगर ये हाथों को यहीं रखता है कैच करते समय, और एक बार क्या करता है, एक तो ये सीन लेते हैं केस कि ये हाथ इसके यहीं है कैच करते समय, दूसरी बार में सीन लेते हैं इसका कि ये हाथों को क्या कर रहा है, बॉल जैसे ले रहा है ना, तो हाथों को पीछे ले जा रहा है। तो आप मुझे बताना इन दोनों में से कौन से केसेस में इसको ज़्यादा इसको लगेगी, हर्ट किस में होगा, इसमें होगा, तो इसमें फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। हर्ट होने का मतलब फोर्स ज़्यादा लग रही है इस पर, और इसमें फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब मैच खेलते हैं क्रिकेट का, तो बॉलर क्या करता है, कैच लेते समय दो तरह के कैच लिए जाते हैं, एक तो ऐसे, और एक यूँ नीचे ले जाते हैं, इसको कैच लेते समय प्लेयर्स हाथ को नीचे ले जाते हैं, समझ में आई बात। ऑस्ट्रेलियंस तो दूसरी तरीके से कैच लेते हैं, हमने देखा है, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे लेके यो, और हल्का सा फिर भी पीछे लेके जाएंगे वो। तो वो पीछे क्यों लेके गए, क्योंकि उनके हाथ हर्ट कम हो। तो फोर्स का सीधा सीधा इसका मतलब, मास और वेलोसिटी तो कुछ भी हो इनकी, फोर्स टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। हो, दैट्स ग्रेट, टाइम के ऊपर डिपेंडेंस है। आप मुझे बता सकते हैं टाइम किस में ज़्यादा हुआ था, इसमें। इसमें हाथ को इसलिए ले गया क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है कम था, और यहाँ डेफिनेटली टाइम इसने बढ़ा दिया। अब ये देखो टाइम किस चीज़ में बढ़ा दिया, ये हमें देखना है जरा, टाइम किस चीज़ में बढ़ा दिया। ये ऊपर से नीचे तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं ना, सब में एक चीज़ जरा नोट करो, सब में क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रही है। जरा देखो, शुरू में वेलोसिटी कुछ है, और जब ये स्ट्राइक कर रही है, मतलब जो फोर्स लग रही है पर्सन के ऊपर, तब ये वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। देखो जरा, ये इसमें अंदर घुस के वेलोसिटी जीरो हो रही है, ये इसने इसको रोका तो वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो हो रही है। मैच स्टिक को इसने चलाया तो ज़ीरो से इसमें वेलोसिटी दे दी है। ये ट्रक आ रहा है, रोकना चाह रहा है, तो इसने तो नहीं रोका, मान लो आप ब्रेक से लगाते, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ देखो, कैच लिया इसने, इस पर फोर्स लगी, यहाँ बॉल इस किस्म में क्या हुआ होगा, रुक गई होगी, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ देखो, इसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, पर मोमेंटम को देखो जरा, क्या मास में चेंज हुआ क्या इसमें। तो इन सारे केसेस में एक चीज़ आप जरा गौर से ध्यान से देखो, इन सारे केसेस में वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है। मैं लिख देता हूँ इसमें, वेलोसिटी में तो क्या है, चेंज है, वेलोसिटी चेंजेस। क्या मास चेंज हो रहा है, ये मैं आपको सोचने को बोलता हूँ। क्या मास में चेंज हो रहा है, आप डेफिनेटली लिखेंगे नो।
तो मास में चेंज नहीं हो रहा। तो फिर मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, क्या मोमेंटम में चेंज हो रहा है? आप बताने में अभी मोमेंटम में चेंज हो रहा है। तो देखो जरा, मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। शुरुआत में मास इनटू वेलोसिटी, एम वी मोमेंटम है। बाद में अगर ये रुक गया है तो एम इंटू इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। बाद में मोमेंटम जीरो हो गया, तो डेफिनेटली मोमेंटम में चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने देखा। तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है। गॉट इट? इस लाइन, ये हमारी लाइन काम की है। तो देखो जरा, जब भी मोमेंटम में चेंज हो रहा है, फोर्स लग रही है क्या? चेक करो इन सारे एग्जांपल्स में, देखो मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो फोर्स डेफिनेटली लग रही है। मोमेंटम में चेंज होता है, फोर्स लगती है। देखो यहाँ ये फोर्स लगी है, इसने रोका है ना इसको, तो फोर्स तो रोक दिया इसने। तो ये इससे टकराया होगा तो इसके मोमेंटम में चेंज हो गया, तो ये इस पर फोर्स जरूर लगा रहा होगा। गोली अंदर क्यों गई? क्योंकि गोली ने इस पर फोर्स लगाई थी, और जैसे ही फोर्स लगाई तो मोमेंटम में चेंज हो गया। यहाँ पे देखो ये रुक गई तो इस पर फोर्स लग गई। ये बॉल इसने पीछे ले जाके रोकी तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम में चेंज से फोर्स आती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वी आर गेटिंग। मोमेंटम में चेंज होने पर फोर्स आती है। गॉट इट? साथ में मोमेंटम में खाली चेंज ही नहीं, मोमेंटम में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम लगने पर फोर्स आती है। देखो फोर्स क्योंकि टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो हम इसमें जो लास्ट जो चीज़ लिखेंगे ना, मोमेंटम में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि टाइम से किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं तो रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये ही फोर्स जनरेट करेगी, फोर्स आएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स आएगी। देखो जरा, टाइम का मतलब समझ में आया? देखो यहाँ भी मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ये देखो, और यहाँ भी मोमेंटम में चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो मोमेंटम में चेंज हुआ है, मान लो यहाँ से यहाँ तक इसने हाथ में पकड़ी है 2 सेकंड में, और यहाँ से यहाँ तक इसने क्या कर दिया है, इसको 1 सेकंड 2 सेकंड और बढ़ा, मतलब 4 सेकंड में हुआ है इसमें चेंज। तो देखो फोर्स डेफिनेटली क्या हो रहा है? चेंज हो गई, फोर्स डाउन हो गई। इसमें इसमें फोर्स ज़्यादा लग रही थी, इसमें फोर्स क्या हो गई? डाउन हो गई। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें निकालना है कि सिर्फ चेंज इन मोमेंटम से काम नहीं चलना, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम से फोर्स आएगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। करेक्ट? इन सारी चीज़ों को हम कल मैं आपको लिखवाऊंगा, बट ये आज तो सिर्फ समझने का काम है। ये ही जो है सेकंड लॉ बनता है। आप चाहें तो इसको सेकंड लॉ को हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। इन एग्जांपल्स को आप इसको समझ लीजिए। इन एग्जांपल्स को लिखने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जांपल मैं बुलेट वाला कल आपको ये वाला एग्जांपल ज़रूर लिखाऊंगा। अभी डालिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट लिखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force। सीधे सीधे फोर्स बनती है उससे, is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts, and takes place in the direction in which the force act। अब ये क्या चीज है? टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन, ये नई चीज आ गई। ये क्या बोल रहे हैं? टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच, टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। ये क्या है? सिंपल सी बात है, मोमेंटम हमने बोला था वेक्टरी क्वांटिटी है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में आपने जो चेंज किया है, ये जा रहा है, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में मान लो। और अगर आपने इसको
धक्का दिया, यहाँ से आपने पुश किया, यानी फोर्स लगाई इस पर, तो फोर्स लगाई तो डेफिनेटली इसका मोमेंटम अब चेंज हो गया होगा। सपोज पहले मोमेंटम इसका चल रहा m इंटू वी, हमें मिला 4, आपने फोर्स लगाई तो कितना लग गया 6। तो देखना चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा है, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमें करना ही है, तो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो इसकी अलोंग ही आ रहा है क्या, फोर्स के अलोंग ही आएगा? बोलो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा? नहीं आएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन मोमेंटम में चेंज आएगा। अगर ये ऐसे चल रहा था, आपने फोर्स लगाई इसको रोकने के लिए, तो इसमें मोमेंटम अब किधर लगा दिया आपने फोर्स, इस पर इधर की तरफ लगाई इसको रोकने के लिए। सपोज ये फोर्स लगाई तो ये इधर चल रहा था, तो चेंज इन मोमेंटम किधर आएगा? वो आपका इधर आएगा। ठीक है, जब तो रुकेगी। अगर आप इधर इसको कर देते इसी डायरेक्शन में, तो रुकती कैसे? रुक ही नहीं सकती थी। फोर्स आपको अपोजिट लगानी पड़ेगी अगर आपको इसको रोकना है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये रुकेगी। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कहाँ आएगा? इधर आएगा। समझ आई? ये सिंपल सी बात है। तो इसको और भी अपन इस लाइन को अपन समझ सकते हैं। देखो कैसे, मैं भी यहीं समझा दूँ आपको थोड़ा सा, कि सपोज करो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालें। यहाँ पे 4 थी और अभी हो गई 6, तो चेंज इन मोमेंटम देखो, मोमेंटम में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। तो ये देखो प्लस का आ रहा है, आपने इस डायरेक्शन को क्या माना हुआ? प्लस माना हुआ, इधर चलती हुई, ये प्लस ये प्लस, तो ये प्लस का आ रहा है ना। दोबारा ध्यान से देखो, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। इसको हमने 4 को प्लस का माना, लेकिन चेंज इन मोमेंटम का क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल करना है, शुरुआत में से दूसरे को घटाना। तो जैसे इसमें से इसको घटाओगे, ये प्लस की लिखी हुई लेकिन ये माइनस निशान, ये वाला माइनस है, ये प्लस ये लिख दिया, ये प्लस ये लिख दिया, लेकिन बीच में माइनस लगा दिया। तो आंसर क्या आया हमारा? 2। ये किस डायरेक्शन में आया हमारा? इस डायरेक्शन में आया, प्लस का। तो देखो जरा फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा है, इधर देखो, ये फोर्स चल रही है, आपने फोर्स लगाई इस पर 1 की, नहीं फोर्स आपने लगा दी, चलो 6 की, इधर फोर्स लगा दी। फोर्स जो हमने लगाई इसको 6 ही छोड़, फोर्स लगा दी, और फोर्स लगाने से इसका मोमेंटम होता है, हम सपोज करो 0, आपने रोक दिया इसको। अब देखना जरा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो इसको हम मानेंगे पॉजिटिव, ये 0 है। तो देखो जरा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या आया? -4। अब बताना, -4 मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये चेंज जो है इस डायरेक्शन में आया, फोर्स की दिशा में ही ऑलवेज चेंज आएगा। इतनी सी बात हमने कही है। So I hope it is clear to you. Tomorrow we'll continue with this topic. Till then, take care. Bye for now. Welcome. आज से हम न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, चैप्टर नंबर 7. It is magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current, ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर है। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो हम डालेंगे ऑस्टेट्स एक्सपेरिमेंट। अब जरा देखो, इसको डालने से पहले एक चीज को ध्यान रखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड कि जब भी चार्ज मूव करता है, वेन एवर चार्ज मूव्स, तो ये कौन सी क्या चीज प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विच फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। पता है ना, ये 2 फील्ड प्रोड्यूस करता है। और साथ में अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी उठाए, एक्सीलरेटेड अगर आप करते
तो क्या करता, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तीनों ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो अब ये देखिए चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो क्या मैग्नेट से चार्ज मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है? तो देखिए हमें इसमें ये देखना है कि ये जो आ रही है किस हिसाब से आ रही है। चार्ज मूव कर रहा मीन्स करंट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है, और उल्टा भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट आता है। ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो साइंटिस्ट जो थे इस चीज का, इसको कंसीडर कर रहे थे, देख रहे थे इन चीज़ों को। इन्होंने चार्ज को मूव कराया तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। तो चार्ज मूव्स मीन्स करंट आया, तो करंट जब भी आया मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो इसको देखते हुए ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करा। अब उसका एक्सपेरिमेंट करने से पहले ज़रा सुनो, आपको क्या करना है, हम इस चार्ज तो नहीं लेंगे, हम इसमें पूरा करंट ही लेके चलेंगे इसमें। तो करंट के लिए एक वायर लेंगे। तो अभी इसमें स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, तब तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ध्यान से सुनना। सपोज ये वायर है, ये वायर है, इस वायर में करंट चल रहा है। किधर माने उस करंट को, मैं इसको जरा, अब देखिए जरा, ये जो मार्कर का पॉइंट है, इस डायरेक्शन में आप करंट को मानिए, यानी मेरे हाथ से इधर की तरफ जाता हूँ ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन, ऐसे मान लें। वो तो करंट ऐसे भी आ सकता है, पर हम ये फिलहाल मान रहे हैं हम ऐसे। तो अभी अभी हमने बोला है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो इसकी भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ऑलराइट, इसकी डायरेक्शन हमें निकालनी आनी चाहिए। तो इसको निकालने के लिए एक रूल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट हैंड रूल बोलते हैं। देखो कैसे निकालनी है। वो जब आएगा स्टेटमेंट, जब मैं इसको दोबारा स्टेटमेंट को आगे, जब हम इस चैप्टर में आगे जाएंगे तो स्टेटमेंट जब लिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल समझना जरूरी है इसको, राइट नाउ समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा फोकस करिएगा। ये करंट की डायरेक्शन इधर है, तो हमें क्या करना है, इसके देखो वायर, इसके 4 पॉइंट हो सकते हैं वायर पे, एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे, समझ रहे हैं, एक राइट हैंड पर, एक लेफ्ट हैंड पर, इस जगह पर लेफ्ट हैंड पर, ठीक है, इस प्लेन में और इस प्लेन में। फिर दोबारा सुनो, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट। इधर भी लेते हैं आप, पॉइंट मान लो इधर करते इसको, तो ये भी इस वायर के राइट हैंड पे ही हो जाता, समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ लेते तो ये भी इसके नीचे ही होता। तो हम तो 4 पॉइंटों को ही लेके कवर करके चलना है, तिरछे पॉइंटों को हम बिल्कुल इसमें कंसीडर अभी नहीं करना है अपन को, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। देखो ये वायर बनाई मैंने, इस वायर में करंट दिया ऊपर। अब ये सर्किट एज्यूम करेंगे हम, ये कंप्लीट है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा खुली वायर में करंट कैसे चल गया। तो इसमें करंट हमने सिंबल शो कर दिया आई। तो एक पॉइंट हो गया कि राइट पर, एक पॉइंट हो गया इस वायर के लेफ्ट पर, एक पॉइंट होगा इसके ऊपर तो अप, और एक पॉइंट होगा इसके नीचे, वो होगा डाउन। तो ऊपर नीचे का सिंबल देखो क्या होता है, ऊपर नीचे का सिंबल ये होता है, ये ऊपर का सिंबल होता है इसमें, ये नीचे का होता है। क्रॉस लगा के गोला आएगा, दोबारा डॉट लगा के गोला, ये ऊपर नीचे के सिंबल होते हैं। राइट हैंड पर तो हम इसको, चलो इन सिंबल्स को अभी फिलहाल तो छोड़ो, आप समझ जाओ 2 पॉइंट, एक इसके ऊपर है नीचे। अब हमें वायर में, अब कैसे करना है, हमें करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इस वायर को पकड़ना है, एज्यूम करना है, वास्तव में वायर को पकड़ेंगे तो करंट आएगा। हमें कैसे करना है, अपना थंब लेना है, और कौन से हाथ का, राइट हैंड का, लेफ्ट का मत ले लेना, गलत हो जाएगा। हमें वायर को अंगूठे को करंट की दिशा में करते हुए, करंट देखो ऊपर, वायर देखो ऐसी रखी हुई, वायर पे अंगूठे को इस तरह से लगाना है कि करंट की दिशा में आए, और ये उंगलियां जो हैं, ये उंगलियां कवर्ड हो जाएंगी इसके वायर के ऊपर, ये घूमेंगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो घूम रहा है इसमें कौन सा सर्कल बना, ऐसे उंगलियां कहाँ से कहाँ घूम रही हैं, देखो ये यूँ आ रही हैं, और यहाँ से कहाँ आ रही हैं,
ये यहाँ से ये ऊपर आ रही है, गॉट इट। और यहाँ पे जाके किधर आएगी, ये यहाँ पे इधर आएगी। समझ में आई बात? तो ये जो वायर, ये जो उंगलियां घूम रही है ना, उंगलियों की डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो जरा, इस वायर में हमने कर्व किया, तो इस पॉइंट पे उंगली कहाँ जा रही थी जरा आप बता सकते हैं? करंट इधर चल रहा है, अंगूठा लगाइए, तो इसको इधर जाके ये उंगली मेरी किधर जाएंगी कर्व करने के लिए? नीचे। आपकी उंगली यहाँ पे इस पॉइंट पर किधर जाएंगी? नीचे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे। तो इस वायर में राइट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे। तो इस नीचे के लिए अभी मैंने बताया था आपको, क्रॉस लगा देते हैं। ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे। समझ में आई? लेफ्ट पे आओ। लेफ्ट पर देखने के लिए हमें पॉइंट यहाँ लेफ्ट पर देखना है। लेफ्ट पर देखो उंगली किधर जा रही थी इसको घुमाते समय। आप इसको घुमाइए, इसको घुमाइए, 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 घुमाते चलिए, घुमाते चलिए, और जरा देखिए ये उंगलियां लेफ्ट पे आते आते किधर आने लगी? या आपकी तरफ आने लगी, ऊपर। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर। इसको हम गोले से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ क्या है? बिल्कुल नीचे, परपेंडिकुलर डाउन, और यहाँ पर परपेंडिकुलर अप। समझ में आ रही है? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डाउन। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अप, टुवर्ड्स यू। और यहाँ अवे फ्रॉम अस, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, डाउन का मतलब ये। करेक्ट? अब जरा देखो, इस जगह पर बता सकते हो डायरेक्शन कहाँ होगी? उंगलियों को घुमाओ, यहाँ से चलाओ, अंगूठा ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही जैसे मैंने लगाया है ऐसे ही लगाना है। चलाओ इसको, तो उस पॉइंट पर पहुंचिए जरा, इस पॉइंट पर पहुंचिए, टिक 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 टिक, पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंचते 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 ये देखिए आ गए ऊपर लगभग। तो यहाँ देखना ये वायर किधर जा रहा है, उंगली किधर जा रही है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए आपकी तरफ आ रही है, उंगली मुड़ी हुई है ये। तो उंगली किधर जा रही है? राइट एंड पर। उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि कर्व में जानी है, ऐसे जाना है, इसको यूँ पकड़ना है, हमें इसको यूँ पकड़ना है। तो उंगलियों ऐसे पकड़ना है, यूँ पकड़ना है। तो उंगलियां जो है मुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जो है मुड़ी हुई किधर जानी थी? नीचे। शुरुआत की उंगलियों को चार है ना, अगर आपकी मुड़ सकती हो। ये मुड़ते नहीं है, मेरे तो नहीं मुड़ते हैं चार। ये जो शुरू की में तो उंगलियां यहाँ से मुड़ती हैं, इस जगह से। आपकी अगर ये शुरुआत में ऊपर वाले से मुड़ रही हो चारों के चारों, तो बहुत बढ़िया है। मेरी तो नहीं मुड़ती। आपकी मुड़ती है क्या? शुरू की चार, एक तो मुड़ जाती है, लेकिन बाकी नहीं मुड़ पाती हैं। चलो, नहीं मुड़ती हैं तो हमें क्या करना है? मैं तो ऐसे ही देखूंगा इसको, ये देखो, ये ऐसे करूँगा, इसको नीचे ले जाएंगे यूँ। तो ये नीचे जा रही है। यहाँ पर देखना जरा, ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर ऊपर, उंगलियां मुड़ी हुई हैं। अब देखना जरा, यहाँ पे वायर किधर आ रही है? इधर। ये वायर ऐसे रखी ऐसे, तो ये किधर जा रही है? राइट। तो ऊपर किधर हो जाएगी? ऊपर, इफ पॉइंट इज अबव वायर, अगर पॉइंट अबव वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स राइट। गॉट इट? ठीक है। इफ पॉइंट इज right of wire, then magnetic field direction is downward. If point is left of the wire, then direction of magnetic field is up. अब चौथा बताइए आप। इफ चार ही पॉइंट लेते हैं हम इसमें, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, और कहीं नहीं लेते और जरूरत नहीं पड़ती। इफ पॉइंट इज below the wire, then magnetic field direction is, बोलो क्या नजर आ रही है आपको डायरेक्शन? वायर लो, इमेजिन करो, नीचे पॉइंट, ये बिल्कुल नीचे। उंगलियां किधर जाएंगी? इधर। अंगूठा ऐसे लगाओ, चलाओ उंगलियों को, चलाओ 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 चलाओ। ये देखो, ये उंगलियां ये किधर जा रही है? लेफ्ट। लेफ्ट। ऊपर नीचे सिर्फ वायर के लेफ्ट राइट में जाएंगी, और पॉइंट अगर ऊपर नीचे होंगे तो लेफ्ट राइट जाएंगे। तो पॉइंट इज
किधर जा रही है? टुवर्ड्स बोलो, टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर इसमें करंट ऐसे दिया हुआ है। करेक्ट? इन सारे पॉइंट्सों को लिखो। A current carrying wire produces magnetic field around it. ऑस्टर्ट का एक्सपेरिमेंट अभी हेडिंग मत डालना, ये डालो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसमें स्टार्ट करो राइटिंग। ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। Also, a moving magnet produces electric current, मतलब उल्टा। Also, a moving magnet produces an electric current. In this chapter, we will deal the first condition, that is, a current carrying wire produces a magnetic field. Lorentz, a scientist, and Holland and Maxwell thus showed us that electric field and magnetic field both are related to each other, and a new concept of electromagnetism and a new concept of electromagnetism was given by them. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ गए? इलेक्ट्रो से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी। All the most of the important equipments used in our daily lives, such as radio, television, mobile, electric power, etc., communication, etc., are based on electromagnetism. अब नेक्स्ट पैरा से लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय current carrying wire has direction, and its direction for the wire shown below at 4 points described below are as follows. अब इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि कैसे निकाली हमने डायरेक्शन, उसका लॉ जो है, रूल है, वो हम बाद में मैं आपको लिखाऊंगा। उसका स्टेटमेंट होता है इसका राइट हैंड रूल का, वो बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको बाद में आपको लिखाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल ओनली हमें जो मैंने लिखा है तो उसमें वायर को ड्रॉ कर लो, करंट ऊपर की तरफ निकालो। अब ये चारों पॉइंट जो हमने बताए, चारों पॉइंट डाल लो। If point is above wire, towards right. If point is below wire, magnetic field direction is downward. If point is left of the wire, then direction of magnetic field is upward. If point is below the wire, then magnetic field direction is towards left. अब जरा इधर देखो, वायर में करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर लेते हैं। फॉर द वायर having current in the opposite to the previous wire, the magnetic field direction towards right will be, बताओ क्या होगी, लगाओ।
वायर, करंट किधर है, इधर, हैंड कौन सा चाहिए, राइट, अंगूठा लगाओ ऐसे, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, इस वायर में अब कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, देख लो, राइट में, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द राइट ऑफ दिस वायर विल बी अपवर्ड। बिल्कुल। अब इसमें दोनों में खास बात देखो, इसमें राइट में कहाँ आ रही है अप, और इसमें राइट में कहाँ आ रही है डाउन। समझ में आया? इट इज एग्जैक्टली अपोजिट, लिखो, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रीवियस वायर। Similarly, direction of magnetic field lines towards left of this wire will be, लगाओ 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 वायर, ये ऐसे अंगूठा लगाओ और ये देखो ये नीचे जा रहा है राइट में, will be downward. It is also exactly opposite to the previous wire. previous wire में इस पॉइंट पर आ रही थी, अब करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करने पर देखो सब कुछ उल्टा हो रहा है. So if the point is just above the wire, the direction of electric field line, the direction of magnetic field will be towards right. लिख लो, देख लो. And if the point is just below the wire, the direction of electric field, oh sorry गलत कर दिया इसमें, towards right नहीं होगी, इसमें होगी towards left, ऊपर. करंट ऐसे था, लिखो. If the point is just above the wire, the direction of magnetic field will be towards left. If the point is just below the wire, the direction of magnetic field is towards right. Thus we can say that if the direction of current is changed, the magnetic field direction also becomes opposite at every point. Okay, tomorrow we'll, अगर ये basic concept हमने समझ लिया तो tomorrow we'll see OSTET experiment. Till then, take care. Bye for now.